आपको बताया था कि अगर ग्रुप की चीज़ें होंगी तो कुछ अच्छे तरीके से होंगी। ग्रुप बनाना कोई बड़ी बात भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, पर ग्रुप के माध्यम से सबकी नज़रों में आना ना वो बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जब कुछ चीज़ें हवा की तरफ होती हैं, तेज़ी की तरफ होती हैं, तो उसके ऊपर सवार करने वाला व्यक्ति अपने को बहुत अच्छा समझता है, पर जब उसके अंदर वो गिरावट आ जाती है तो वो अपने को ठगा सा महसूस करता है। चीज़ें चाहे जेपी एसोसिएट में हो, जितनी भी चीज़ें चाहे एमटीएनएल पर हो, आर पावर में हो, जेपी पावर में हो, सुजलोन एनर्जी में हो, वोडाफोन आइडिया में हो, जितनी भी चीज़ें क्या बताऊं सर, एक व्यक्ति ने वोडाफोन आइडिया के ही इतने सारे शेयर ले रखे थे और वो क्या बताऊं फिर मैं आपको, रोज़ रात को फ़ोन आता था, मैंने फ़ोन नंबर ही बंद कर दिया। कुछ लोगों को टारगेट चाहिए, फिर भी कुछ लोगों को चाहिए सर कहाँ खरीदे कहाँ बेचें, तो भैया वो चीज़ें तो मैंने आज तक के नहीं की हैं और मैं तो काम देखता हूँ। कोई भी आपको समझा रहा हो, मेरे अलावा कोई भी आपको समझा रहा हो, गलत समझा रहा हो, सही समझा रहा हो, दोनों की एनालाइज करनी आपको आनी चाहिए। लोग पूछते हैं सर जेपी एसोसिएट, जेपी पावर में हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। अब भी लोग पूछते हैं सर जेपी एसोसिएट, जेपी पावर में हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और बात करेंगे आज अलग तरीके की एमटीएनएल के ऊपर, क्योंकि एक बड़े विश्लेषक ने जिनका नाम है ए.के. भट्टाचार्य जी ने कुछ चीज़ें तथ्य बताए हैं, उसकी भी आज हम समीक्षा करेंगे। क्योंकि जब ये बड़े बड़े विश्लेषक कुछ चीज़ें किसी भी कंपनी के लिए करते हैं तो उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है। वैसे जो भी उन्होंने लिखा है वो चीज़ें मैं आपको पहले भी बताकर चला चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो हम समझ रहे हैं वैसी ही एनालाइज होती है, क्योंकि इतने बड़े विश्लेषक ने भी वही तथ्य बताए हैं जो हम आपको पहले न्यूज़ के द्वारा बता कर गए थे। देखो सर, छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, हर एक चीज़ को आप चार्ट में नहीं ढूंढ सकते, हर एक चीज़ को आप चार्ट में नहीं ढूंढ सकते। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको एक पिक्चर पर काम करना पड़ता है, उस पिक्चर को समझनी पड़ती है। अब जितनी भी चीज़ें चाहे जेपी एसोसिएट में हो, जितनी भी चीज़ें चाहे एमटीएनएल पर हो, आर पावर में हो, जेपी पावर में हो, सुजलोन एनर्जी में हो, वोडाफोन आइडिया में हो, जितनी भी चीज़ें हैं, न्यूज़ के द्वारा एक पिक्चर क्रिएट होती है। क्या उन वीडियो के माध्यम आप नहीं समझ पाए जिसकी मैं एनालाइज आपको साइकोलॉजी के द्वारा बनाकर चलता हूँ? क्या फिर भी कुछ लोगों को टारगेट चाहिए, फिर भी कुछ लोगों को चाहिए सर कहाँ खरीदे कहाँ बेचें, तो भैया वो चीज़ें तो मैंने आज तक के नहीं की हैं और मैं तो काम देखता हूँ। और काम की वो दिशा है कि अगर आप एग्जैक्ट बैटरी को आज सोच रहे हैं भाग गया, संबंधित आईपीओ आपको पता है हुंडई मोटर का आईपीओ का, जिसने एग्जैक्ट के साथ पार्टनरशिप की थी, वो चीज़ें कौन खोजेगा? हम तो वो चीज़ें भूल जाते हैं, पर हम वो आपको याद दिलाते हैं। इसलिए हमेशा उसका हाथ पकड़िए जो गहरी एनालाइज कर रहा हो, जो अलग अलग तरीक़ों से आपको कुछ चीज़ें सिखा रहा हो, और वो चीज़ें आप सीख कर बहुत मजबूत बन सकते हैं। अभी मैं कहीं जा रहा था, मुझे ख्याल आया कि मैंने आपको अलग तरीके से कुछ चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि जब कुछ चीज़ें हवा की तरफ होती हैं, तेज़ी की तरफ होती हैं, तो उसके ऊपर सवार करने वाला व्यक्ति अपने को बहुत अच्छा समझता है, पर जब उसके अंदर वो गिरावट आ जाती है तो वो अपने को ठगा सा महसूस करता है। एक व्यक्ति अपनी धुन में जा रहा था, उसका जो स्टैंड था वो भी लगा हुआ था और वो मस्ती में अपनी बाइक चलाकर जा रहा था। दूसरी तरफ से एक बाइक वाला आ रहा था और वो उसे कह रहा था आगे मत जाना, अपना ये देख लो, पर वो अपनी मस्ती में जा रहा था। पर जिस व्यक्ति ने उसको बताया तो उसकी मंशा उसको बचाने की थी। पर अब वहाँ समझना है कि वो व्यक्ति समझता है या नहीं समझता, या वो फिर अपनी धुन में जा रहा है, आगे जाकर उसे रास्ता बंद मिले, या फिर जैसे ही वो किसी तरफ मुड़े तो उसका जो स्टैंड है कहीं ज़मीन में गिरे और वो गिर जाए, फिर उसकी सारी चीज़ें धुंधली हो जाती है। इसलिए कोई भी आपको समझा रहा हो, मेरे अलावा कोई भी आपको समझा रहा हो, गलत समझा रहा हो, सही समझा रहा हो, दोनों की एनालाइज करनी आपको आनी चाहिए कि कुछ गलत क्या है और कुछ अच्छा क्या है।
तो जब हम तेज़ी के माहौल में होते हैं समझना हमें उसी वक्त पड़ता है। इसीलिए कुछ पिक्चर क्रिएट करिए ताकि आपको वो पिक्चर देखकर कुछ चीज़ें समझ में आए और आप बहुत आगे तक जा सकते हो। देखो सर, काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे सर ग्रुप बनाओ ग्रुप बनाओ ग्रुप बनाओ, और मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रुप की चीज़ें होंगी तो कुछ अच्छे तरीके से होंगी। ग्रुप बनाना कोई बड़ी बात भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, पर ग्रुप के माध्यम से सबकी नज़रों में आना ना वो बड़ी बात हो जाती है। काफ़ी लोगों के मैंने ग्रुप को देखा भी है, समझा भी है, वहाँ पर ख़रीदने बेचने की चीज़ें भी हैं। अब वो किस तरीके से लोगों को बता रहे हैं, क्या उनको वो सेबी रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, मैं खुद सोचता रहता हूँ। और उस चीज़ के लिए वो पैसे भी लेते हैं, इस चीज़ के लिए वो पैसे भी लेते हैं, ज्वाइन भी कराए तो सरेआम बोलते हैं। पर भैया मैं इस तरीके से कभी भी उतरने वाला नहीं था। मैंने कोशिश भी करी कुछ चीज़ें बताऊं, फिर भी मैं उससे हट गया। तो हम ग्रुप कब बनाएंगे, जब हम अच्छे तरीके से होंगे। और वो अच्छा तरीका अब आया है कि हम एथोराइज पर्सन जो है एंजल वन की चीज़ों के साथ हैं। देखो एक चीज़ मैं बताऊं कि अगर मैं ग्रुप बनाऊंगा तो अधिकतर उसके अंदर जो भी मटेरियल होगा, जो भी एडवाइजरी होगी, वो एंजल वन के द्वारा होगी। मैं आपको फिर बता दूं, वहाँ पर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की चीज़ें, निफ्टी बैंक निफ्टी की चीज़ें, या आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म या इंट्राडे जो इक्विटी में होता है उसकी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी। और वो ग्रुप इसलिए मैं अब बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर उसके अंदर जो भी मटेरियल होगा वो एंजल वन का होगा। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर हम भी ज्वाइन होंगे, हम भी होंगे, हम भी होंगे। देखो तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि कोई कंपनी अगर मुझे कुछ बना रही है, कुछ कर रही है, तो वो अपने कंपनी का ही प्रचार करेगी, और जो उनके द्वारा अकाउंट खुलवाएगा वो उसके अंदर ही ऐड होंगे। अब उनके नंबर जिन्होंने अकाउंट खुलवा लिए, मेरे पास आ गए हैं नंबर, उनके 70-80 नंबर हैं अभी फ़िलहाल जिन्होंने हाल ही के दिनों में अकाउंट खुलवाए हैं, और उनके सबके नंबर हैं। अब मैं दशहरे से फ्री होकर एक टेलीग्राम ज्वाइन करूँगा, मतलब एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाऊँगा, और वहाँ से उन नंबरों के द्वारा आप मुझे ये बता दो कि जिस नंबर से आप खोल रहे हैं अकाउंट, जिनके भी नंबर आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के आ रहे हैं, तो क्या वो नंबर उनके व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन करूं या फिर उनका दूसरा नंबर होगा, ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। अब इसकी कोई फ़ीस नहीं होगी भैया। बहुत से लोग कह रहे हैं हमें पता है फ़ीस लोगे, भैया मैं क्यों लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो वो तो कंपनी की चीज़ें हो गई है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें कोई भी टेंशन नहीं हो सकती। हमारी साइकोलॉजी तो आपको समझ में आएगी। दूसरी कुछ और चीज़ें जो बड़े बड़े एनालाइज करते हैं, जहाँ लोग सोचते हैं भैया रोज़ कमाना, रोज़ करना, इस चीज़ें की भी चीज़ बहुत से लोग सोचते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट सब सोचते हैं, तो उनको भी एक बेनिफिट होगा वो हमारे द्वारा। देखो सर क्या है कि काफ़ी लोगों ने कहा कि हमने पहले अकाउंट आपके लिंक से खुलवा रखा है। देखो सर आज उसकी मेल आई है कि जो पहले मेरे कस्टमर थे वो भी अब इसमें जुड़ जाएंगे। तो धीरे धीरे जब वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे तो मैं उनको भी मैसेज करूँगा, समझ गए सर। और जिन लोगों ने ज्वाइन तो कर रखा है मुझे, उनको भी मैं ऐड करूँगा, मैं आपको फिर बता दूँ। इसलिए बातों को समझो कि अगर हम बहुत आगे जाना चाहते हैं तो एक सूद तरीके से तो जाएंगे। अगर हम शेयर बाजार के अंदर काम करना चाहेंगे तो फिर कंपनी की जो सुविधा होगी तो उस कंपनी से तो हमें जुड़ा जाएगा। और अगर मैं कंपनी का ऑथराइज पर्सन बन गया तो मैं फिर प्रचार भी तो उसी कंपनी का करूंगा। ये छोटी बात नहीं है कि अब आप मेरे क्लाइंट बन जाओगे। क्या होगा, क्लाइंट बन जाओगे तो मैं क्या कैसे ट्रीट करूंगा आपको जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो आपको बताऊंगा, जो चीज़ें होंगी वो आपको समझाऊंगा। तो ये तो जब हम कंपनी की तरफ से हैं, जब भैया हमने एनएससी बीएससी की फीस दे रखी है और उनके रूल के अनुसार हर चीज़ करेंगे, सेबी के रूल के अनुसार सब चीज़ करेंगे, अपने तरफ से खरीदने बेचने वाली कुछ भी चीज़ें नहीं करेंगे, बाकी जो कंपनी की तरफ से वो आपको शेयर करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये आगे की दृष्टि है। और कोई भी इसकी फ़ीस नहीं होगी, बस यही कंडीशन होती है कि आपका वो अकाउंट होना चाहिए। तो क्या होगा, ये हमारा बढ़ता कदम हो गया। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई ना, तो इस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर एमटीएनएल एक नवरत्न कंपनी है, यह आपको पता ही है कि एमटीएनएल एक नवरत्न कंपनी का दर्जा इसको मिल गया था। 1997 में इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया था। 1986 से ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में वर्क कर रही है और शुरुआती तौर पर इसने मुंबई और दिल्ली में अपनी सेवाएं देनी शुरू करी, क्योंकि उस वक्त कोई भी निजी कंपनियां जो थी सेवा प्रदान नहीं कर रही थी टेलीकॉम के सेक्टर में। तो इस कंपनी ने अच्छा वर्क किया और इसकी वजह से ये नवरत्न कंपनी का दर्जा भी इसको मिल गया। और कहीं ना कहीं जब ये बेहतर स्थितियों की तरफ आई
तो यहाँ पर भारत में निजी कंपनियों के लिए भी, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं जैसे वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, इस तरीके की जो निजी कंपनियां होती हैं, उनके दरवाजे भी 2001 यानी कि 1997 से 2001 के बीच में, इधर ऊपर नीचे हो सकता है, उनके लिए खोल दिए गए। तो निजी कंपनी भी इस सेक्टर में उतर गई, और जब निजी कंपनी इस सेक्टर में उतर गई तो वो अपनी लैंडलाइन के चीज़ों के साथ, अपनी मोबाइल की चीज़ों के साथ आई, तो धीरे 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 एमटीएनएल का काम समाप्त होता जा रहा था। क्यों होता जा रहा था? क्योंकि एमटीएनएल तो अपने लैंडलाइन की चीज़ों में व्यस्त थी, पर दूसरी कंपनी मोबाइल के द्वारा, पहले आपने मोबाइल देखोगे, उसके द्वारा छा गए। तो प्रतिस्पर्धा जो है ना के बराबर एमटीएनएल की हो गई, और दूसरी कंपनी यहाँ प्रोग्रेस की तरफ जाती रही और एमटीएनएल नीचे की तरफ जाता रहा। ये स्थितियाँ एमटीएनएल की लगातार चलती गई, और देखने को ये मिला कि जो बाजार की हिस्सेदारी थी %0.5 तक रह गई। एक में से भी %0.5 तक जब किसी कंपनी की बाजार की हिस्सेदारी रह जाए, तो वहाँ आप क्या चार्ट में समझ लोगे? काफ़ी लोगों ने चार्ट समझा ना, यहाँ ब्रेकआउट करेगा। धीरे 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 इस कंपनी के अंदर कर्जे चढ़ते गए, और देखने को ये मिला कि इसके ऊपर जो कर्जे थे, अगस्त 2024 के अंत तक करीब 32,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्जे हो गए। तो ये वो कंपनी है जो अपने कर्ज के अनुसार, अपने काम के अनुसार दिक्कतों में आती गई, और फिर भी कुछ लोगों को इसकी रणनीतियां अलग से देखने को मिलती गई। दूसरा, हम पकड़ ले हैं काम, और जिस दिन आपने काम वजूद को पकड़ना शुरू करा, जितनी भी चीज़ें मैं आज ये बता रहा हूँ, A.K. भट्टाचार्य जो विश्लेषक है, उन्होंने बहुत बड़ा एक कॉलम लिखा है, उसमें से कुछ चीज़ें छाट कर आपको ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो कंपनी में 32,000 करोड़ रुपए तक भी कर्जा हो चुका है, और ये कंपनी बड़ी टेंशन में अब देखने को आपको मिल रही, जब एसबीआई ने अपने बकाया 325 करोड़ रुपए ना चुकाने के बाद इसे एनपीए घोषित कर दिया। या तब से ही इस कंपनी के अंदर एक तलवार और भी लटक गई, क्योंकि एसबीआई ने कहा कि उसको अपना जो भी बकाया है उसको वो चाहिए, नहीं तो वो दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए इस कंपनी को लेके जा सकती है। पर समय समय पर आपको ये भी देखने को मिला कि कुछ वर्षों में सरकार ने इस कंपनी के लिए कुछ वित्तीय सहायता, अलग अलग चीज़ें भी की है, पर वो भी इस कंपनी के लिए रामबाण साबित नहीं हुई है। कर्जा था, उसमें से 7800 करोड़ यानी 7,800 करोड़ तो बैंकों का है, और अदर बैंक भी कह रहे हैं कि भैया हमारा कर्जा नहीं गया तो हम भी कुछ चीज़ें कानूनी कार्रवाई के साथ कर सकते हैं। तो कंपनी की चीज़ें जो हैं फंसी पड़ी है, आप समझ कर चल रहा। कुछ चीज़ों को हम बड़ी गंभीरता से नहीं समझते, और कुछ चीज़ों को, कुछ की वीडियो देखकर बड़ी उज्ज्वलता से समझ लेते हैं। चीज़ों को जिस दिन समझना हमने शुरू कर दिया, उस दिन बहुत कुछ अच्छा हमारे साथ हो जाएगा। बीते 10 वर्षों में कर्ज चुकाने के लिए एमटीएनएल ने बॉन्ड के माध्यम से करीब 36,000 करोड़ रुपए भी जुटाए, और उस 36,000 करोड़ में जो भी गारंटी दी गई थी वो दी गई थी केंद्र सरकार की। तो अगर एमटीएनएल मूलधन या ब्याज की राशि नहीं चुकाता तो वेंचर ट्रस्टी जो है सरकार की गारंटी को ले लेंगे, यानी कि जो भी पैसा अगर एमटीएनएल नहीं चुकाएगा तो वो सरकार चुकाएगी। और देखने को ये भी मिला है कि बॉन्ड के जो ब्याज पे सरकार दूसरी बार भी इसके कर्ज चुकाने के लिए इसके खाते में पैसा डालती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना है कि एमटीएनएल के कर्ज जो है सरकार उसकी उतारने की चीज़ों के साथ है, पर कितना सरकार इसकी चीज़ों को उतारेगी आप ये भी समझना। जब एमटीएनएल ने एक्सचेंजों को बताया कि एमटीएनएल सीरीज 5 बॉन्डों का ब्याज भी नहीं चुका पाएगी, तो सरकार टेंशन में आ गई, फिक्र में आ गई। तो हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं। देखो सर, समय समय पर सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लाती जा रही है, और ये भी चीज़ें आ रही थी सामने की इस कंपनी का जो विलय है बीएसएनएल के साथ होने की स्थितियों के साथ है। पर वो चीज़ें आपको समझनी ये है कि बिना विलय किए हुए 10 साल तक बीएसएनएल जो है एमटीएनएल की देखरेख करेगा। 10 साल तक ये एक एमटीएनएल के बोर्ड ने इसको मंजूरी दी थी। पर क्या ये इस कर्ज वाली कंपनी के लिए अच्छी राहत है? इस कंपनी के लिए अच्छी राहत कब होगी? जब ये उस दौड़ में उतरे जिस चीज़ की ये कंपनी है, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है।
समझ रहे हो। बीच बीच में एक न्यूज और निकल कर आई जब एनबीसीसी ने एमटीएन के साथ एक साझेदारी की, और वो इसलिए की क्योंकि इसके पास ना भैया काफ़ी ज़मीनें हैं एमटीएनएल के पास। एमटीएनएल ने दिल्ली और मुंबई में प्रमुख स्थानों में करीब 158 संपत्तियां चुनी हैं जिनको वो सीधे बेच सकता है, और करीब 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 137 जो है संपत्तियां उसे वो किराए पर देने के लिए तैयारी कर रहा है। जो मुंबई में 103 संपत्तियां इसकी हैं और दिल्ली में करीब 34 संपत्तियां हैं। तो इसके पास बहुत सारी संपत्तियां हैं जिसको ये मुद्रीकरण कर सकता है। तो उससे फायदा क्या होगा? क्या वो फायदा वो अपने बिजनेस पे लगाएगा या वो अपने कर्ज उतारने की चीज़ों के साथ लगाएगा? क्योंकि एसबीआई ने एमटीएनएल से ये भी पूछ लिया है कि जो एनबीसीसी के साथ एमटीएनएल की जो समझौते हुए हैं तुम्हारे हुए हैं, उससे जो कमाई होगी क्या उसका पैसा कर्ज चुकाने में यूज होगा? तो यहां चीजें को समझो। जब ये एनबीसीसी और एमटीएनएल की न्यूज आई थी भैया, मैंने ये चीजें आपको बता दी थी। तब मैंने आपको एक विश्लेषण करके बताया था कि भैया अगर संपत्ति पे कुछ चीजें हो रही हैं तो वो उसके टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ती हुई चीजें नहीं है, पर लोगों के आंख में पट्टी होती है, लोग समझते नहीं उस चीज को। आज तो एसबीआई ने कह दिया ना कि जो पैसा मिलेगा क्या वो कर्ज चुकाने के लिए होगा। ये ए.के. भट्टाचार्य जी की विश्लेषण मैं आपको बता रहा हूं, पर ये चीजें हमने पहले ही सोच ली थी। तो एनबीसीसी के साथ एमटीएनएल का जुड़ना भैया बहुत लोगों को गुमराह करके जा रहा है। बहुत लोग न्यूज आ रही है उसे समझ नहीं रहे हैं। बहुत लोग अब भी कहते हैं टारगेट बता दो। न्यूज आपके सामने है, कम से कम न्यूज को तो समझो, और नहीं समझ सकते तो मैं तो समझा रहा हूं। क्योंकि काफ़ी लोग तो कहते हैं कि भैया समझ नहीं आ रही वीडियो, छोटी वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ। भैया बहुत कुछ नॉलेज दे रहा हूँ। जब ये चीज़ें नहीं मिलेगी तब आपको इसके बारे में इसका एनालाइज होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूर की दृष्टि भैया कुछ ही लोग देख सकते हैं, और हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो जब हम अपना आपसी का साथ एक जोड़ के साथ मिला रहे हैं तो इसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे पता होगी। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है किसी के आगे बढ़ने से। अगर मैं आज एंजल वन के साथ बढ़ा हूं तो मैं अपने को मजबूत करने के लिए बढ़ा हूं, क्योंकि उसके द्वारा मैं आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकता हूं। और वैसे जोड़ता तो फिर वो चीज़ों के साथ नहीं आता। फिर आपको सर मुझे कुछ बताया ही नहीं आपने, मुझे कुछ आप समझा ही नहीं रहे हो। कैसे समझाएं भैया जब इतनी टेंशन होती है हर चीज़ के लिए? तो समझाने वालों को भी वो चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ वो उस चीज़ को समझा सके। पर जो मैं आपको यहाँ यूट्यूब में समझा रहा हूँ, अलग अलग ढंग से बता रहा हूँ, हाँ भैया ये तो हम समझा सकते हैं, यहाँ को हमने खरीदने बेचने की चीज़ें आपको बिल्कुल हमने आपको एक न्यूज का विश्लेषण करके बताया। तो जितनी जल्दी से जल्दी आप अकाउंट खोलेंगे उतनी जल्दी जल्दी मेरे पे वो नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों को मैं व्हाट्सएप में जोड़ूँ या कुछ और नंबर आपके साथ यानी टेलीग्राम में जोड़ूँ, मुझे ये बता देना, क्योंकि फिर मैं धीरे धीरे उनको जोड़ता जाऊँगा। क्योंकि मैं भी एक कॉलम बना रहा हूँ जिसके अंदर उनको मैं ऐड करता जाऊँ। तो मैंने आपको वो सारी विधि चीज़ों के साथ बता दी है। तो हम उस एमटीएनएल की चीज़ों के साथ बात करें जिसके पास संपत्तियां तो बहुत हैं, पर वो किस चीज़ में वर्क होगा ये आपको समझना है। सरकार कितने बार इसके बॉन्ड का ब्याज देगी ये आपको समझना है। इसके ऊपर 32,000 करोड़ से रुपए से भी ज़्यादा की चीज़ें हैं। क्या ये निजीकरण की चीज़ों के साथ है? निजीकरण वाली चीज़ें के साथ हो या फिर विलय की चीज़ों के साथ हो, लेकिन इस पे इतना कर्ज है कि इसने जब निजीकरण से पहले कौन सी कंपनी थी, एयर इंडिया, उसकी याद दिला दी है। एयर इंडिया भी तो कर्ज में डूबा पड़ा था ना। तो जब उसका निजीकरण हुआ तो उसके पास भी कर्जा काफी था, तो उसकी याद दिला रहा है एमटीएनएल। मैंने बहुत आपको उस तरीके, देखो एक चीज बताओ, ये कंपनी है, ये कंपनी अच्छा काम कर रही है तो अच्छा चल रही है। ये कंपनी अगर बेकार काम करी तो डाउन होती जा रही है, और इतना डाउन अगर कंपनी होती जा रही है तो उसके ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है। अगर इसी कंपनी को कर्जा चढ़ता जा रहा है तो ये कर्जा उतारने में असमर्थ है, तो फिर ये और कर्जा चढ़ता जा रहा है और प्रेशर में आती जा रही है। अब ये कंपनी हो गई दिवालिया। अब इस कंपनी को अगर ये बिग कंपनी ले तो क्या इसके साथ क्या इसके शेयर जुड़ जाएंगे? भैया सोचो, थोड़ा सा चीज सोचो। ऐसे नहीं जुड़ते जब तक कि कंपनी अपने दोबारा वो चीज़ों को बताए ना। या तो उसे दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है तो जो खरीद रहा भैया उसके ऊपर होती है वो चीज़ें। सिस्टम से काम करना हमें आना पड़ेगा। तो आज मैंने एमटीएनएल की उस
चीज़ों के अनुसार आपको बता दिया कि अगर सरकार इसके ऊपर अपना वित्तीय सहायता प्रदान और करती है, इसके बारे में और अच्छा चुनती है, क्योंकि अगर ये दिवालिया प्रक्रिया की तरफ एसबीआई लेकर गया इसको, उससे पहले सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये भी न्यूज़ के अंदर है। चीज़ों को समझ में आया ना आज? तो मैंने आज को बहुत व्याख्यान करके इस कंपनी के बारे में बताया, जो कंपनी शुरुआती तौर पे अच्छी थी, नवरत्न का दर्जा था, पर जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो वो नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको किसी से कंपटीशन करना है, हमेशा टॉप पर बने रहिए, हमेशा सारी नॉलेज रखिए, तब जाकर आप किसी की प्रतिस्पर्धा करके जीत सकते हैं। वरना आज आपने अपनी चीज़ों को कम कर दिया, दूसरा व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। आज अगर आपने किसी अच्छे इंसान का हाथ नहीं पकड़ा तो दूसरा व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। मैं आज आपको ये भी बता रहा हूं कि अगर हमारे अंदर की मंशा इसी बाजार से पैसा कमाने की है तो स्टार्टिंग में ही सही व्यक्ति से आप जुड़े। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, क्योंकि ये आज और कल का काम नहीं है। आज जितनी भी चीज़ें कुछ लोग करके जाते हैं कि भैया ये खरीद लो, वो बेच लो, क्या वो चीज़ें होती हैं क्या? 90 में से 10 बार होती होंगी, 90 बार वो फेल ही हो जाती होंगी। पर एनालाइज अगर आपको करनी आ गई, वो आप हमेशा टिके रहोगे, है ना? क्योंकि मैं आपको चीज़ कहता हूं कि जब शेयर भागता है और जब मैं उसके बारे में समझाता हूं आपको, तब वो लोगों को समझ नहीं आएगा। पर उसी शेयर के बारे में कुछ और लोग समझाएंगे, वो समझ में आएगा, क्योंकि वो तेजी वाली वीडियो के और साथ दे रहा है। तो अगर आपको पकड़ना है जेपी पावर कि जेपी पावर जी चाहिए मुझे जी, तो क्या आप इसके अंदर 100 का 100% दिमाग लगाओगे या सिर्फ अपना 5% दिमाग लगाओगे? जेपी पावर की सेल्स देख लें, जेपी पावर के बढ़ते जो क्वार्टर के अंदर चीज़ें हैं वो देख लें, या उसके लगातार प्रॉफिट को देख लें, तो कंपनी दूर की दृष्टि के साथ है। पर बार बार जब इसका नाम जेपी एसोसिएट से जुड़ जाता है तो कंपनी कहीं ना कहीं वहीं पर ही अपने अलग रंग दिखा देती है। जेपी एसोसिएट बीते दिनों से आपको अपर सर्किट लगा रहा था, जेपी पावर में भी रंगीनता छा गई थी। अब जेपी एसोसिएट दिखना बंद हो गया तो जेपी पावर भी रेड हो गया। पर मैं आपको फिर बता दूं, जिस कंपनी की सेल्स इतनी ज़्यादा हो रही हो, जिस कंपनी की प्रॉफिट लगातार हो रहे हो, जिस कंपनी की ज़रूरत, पावर की ज़रूरत है, उसकी चीज़ों के साथ वो काम कर रही हो, तो यकीनन हमें Q2 इसका देखना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था कि Q2 के लिए भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि भैया कुछ Q2 होने से पहले कुछ कंपनियां भागती हैं कि भैया Q2 आने वाला है इस चक्कर में, और कुछ कंपनियां Q2 के लिए भी गिरती हैं क्योंकि वहाँ पर उसे भागना होता है। तो चीज़ें आपके सामने हैं। जेपी पावर में काम करता है, कोयले की अपनी इसकी माइनिंग है, और दूसरा आपको समझना है जेपी एसोसिएट भी इसकी ग्रुप की कंपनी है। इससे ज़्यादा क्या मैं आपको पहले भी समझा के गया हूँ कि 2-4 दिन तेज़ी के हिसाब से किसी भी शेयर को मत परखें। आदमी की पहचान एक दिन में नहीं होती, जब उसके साथ बैठोगे तब होगी, हो ही नहीं सकती। आदतों से पहचान होती है। आज किसी की आदत से मिलकर इम्प्रेस तो आप हो सकते हो, पर क्या उसके साथ पूरी ज़िंदगी साथ रह सकते हो? साथ क्यों टूटते हैं रिश्ते? जब टूटते हैं कि हम बिना सोचे समझे रिश्ते कर लेते हैं। इसलिए इंसान को परखना, शेयरों को परखना, बाजार को परखना, वो सारी गतिविधि आपके अंदर आनी चाहिए। आर पावर में इतनी वीडियो क्यों बनाते हो? जीटीएल पर इतनी वीडियो क्यों बनाते हो? वोडाफोन आइडिया पे इतनी वीडियो क्यों बनाते हो? सुजलोन पर इतनी वीडियो क्यों बनाते हो? जेपी पावर, जेपी सेट पे इतनी वीडियो क्यों बनाते हो? कुछ बड़े बड़े शेयरों के ऊपर वीडियो बनाइए। एमटीएल पे इतनी वीडियो क्यों बनाते हो? बड़े बड़े शेयरों के ऊपर वीडियो कुछ लोग नहीं देखते, कुछ लोग समझते हैं, पर इनके ऊपर काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। इसमें मेरे दोबारा आपको आती है कि भैया आपको चीज़ें समझनी है। जैसे एमटीएल में आज मैंने आपको समझाया, तो मेरा कोई भी माध्यम ये नहीं कि मैं इनकी वीडियो बनाकर आपको कह रहा हूँ खरीदो या बेचो। इन माध्यम से हम बचते हैं, आगे के लिए बचते हैं हम। तो जिस दिन हमने बचना शुरू करा उस दिन सब कुछ अच्छा होगा, है ना। और एनालाइज परफेक्ट आप कीजिए। बड़े बड़े शेयरों के ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, उनकी तरफ भी देखिए। क्या मैंने एक्साइट के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है? क्या मैंने एचडीएफसी बैंक के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है? क्या मैंने मदरसन सुमी के ऊपर वीडियो नहीं बनाई? अंबुजा सीमेंट के ऊपर वीडियो नहीं, एसीसी के ऊपर, एनएमडीसी के ऊपर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की रणनीतियाँ कल किसने समझी थी? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की रणनीतियाँ कल बड़े अलग ढंग से मैंने आपको बताई थी।
और वहीं पर कल मैंने आपको अडानी ग्रीन की विधियाँ भी आपको बताई थी। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, उसकी समझने की रणनीति है तो आपको अपने द्वारा ही आने पड़ेगी। तो भैया सारा का सारा दिमाग उस शेर के ऊपर मत लगाओ जो भाग रहा है। कुछ लोग गुमराह भी हो जाते हैं तेज़ी के साथ। हमें एक शेर से पैसा नहीं कमाना है, पहले एक में जाकर ये लिख लो। क्या बताऊं सर, एक व्यक्ति ने वोडाफोन आइडिया के ही इतने सारे शेयर ले रखे थे और वो क्या बताऊं फिर मैं आपको, रोज़ रात को फ़ोन आता था। मैंने फ़ोन नंबर ही बंद कर दिया इस चक्कर में। मैंने कहा भैया मैं जो यूट्यूब में आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ें हो गई हैं। वो कह रहा नहीं मुझे इसी से बहुत पैसा कमाना है। उस वक्त शेयर कम से कम 16-17 रुपये करीब का था, सोचो। और उस व्यक्ति ने 9 रुपये करीब का वो शेयर खरीद रखा था, 9 से 10 रुपये करीब का। और एक ही पोर्टफोलियो के अंदर उसका वही शेयर था, शायद वो सुन भी रहे होंगे मुझे। एक ही पूरे पोर्टफोलियो में एक ही कंपनी का शेयर, और जिसके अंदर उन्होंने अपना सारा पैसा लगा रखा है और उसने वो पैसे को डबल करके भी दिखाया है। तो यहाँ क्या कर गए हम, यहाँ हम लालच करके चले गए। सिचुएशन यहाँ इमोशनल का गेम नहीं है सर। इसलिए आपको समझना है कि यहाँ खरीदने बेचने की सलाह नहीं, सही दृष्टि की तरफ से आपको अंदर आना है। चीज़ों के साथ आपको अंदर आना है। खरीदने बेचने वाले बहुत सारे चैनल हैं, आपको वो समझना है। तो किसी के ऊपर भी मैंने आपके लिए आज वीडियो बनाई है, किसी को भी खरीदने बेचने की चीज़ों के साथ नहीं बताई है। MTNL भी ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बताकर गया हूँ, पर आज एक बड़े विश्लेषक ने ये कह दिया, जो बड़ा हेडिंग है कि MTNL के ऊपर SBI का जो कर्जा था या बैंकों का कर्जा था, इतना इस पर कर्जा है, इस स्वामित्व में बदलाव का एक अवसर प्रदान करता है। बदलाव मतलब स्वामित्व क्या होता है, किसी कंपनी के ऊपर हक। उसमें जो नोटिस भेजा है SBI ने, उसके ऊपर उन्होंने एनालाइज की है कि अगर ये दिवालिया हो गया तो फिर इसकी स्वामित्व है वो किस पे जा सकता है ना। तो बहुत बड़ा हेडिंग था, इसलिए मैंने सोचा आपको ये समझाऊं। तो सर किसी को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, न्यूज़ बेस आपको चीज़ें बताई हैं। तो चीटो काटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।